जय हिंद। अब जो हमारा फिजिक्स का अगला टॉपिक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, और अक्षीय स्थिति पर भी देख चुके हैं। और द्विध्रुव के बारे में अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, और ये है द्विध्रुव के कारण कहीं पर भी E का मान ज्ञात करना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ भी आवेश होता है उसके अगल बगल चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो घटती जाती है। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान समांतर हो वैद्युत क्षेत्र, तो सभी जगह E का मान बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह बराबर होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र का मान आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो हम लोग को अक्षीय वाला पढ़ लिए हैं, निरक्षीय वाला पढ़ लिए। अक्षीय वाला जो होता है निरक्षीय वाले से दुगुना होता है। अभी हम लोग को देखना है कहीं भी, तो देखिए हम लोग को समझना है, टॉपिक है लघु वैद्युत द्विध्रुव। लघु मतलब छोटा होता है, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, या व्यंजक हम लोग को सिद्ध करना है यही चीज। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि पीछे जो है ना हम लोग उतना टाइम दे चुके हैं, तो इसलिए ये उतना जटिल नहीं है। ये देखिए, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। हम तो कहते हैं कि अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो यहां से जितना भी सवाल आएगा ना आप बिल्कुल हल कर पाइएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइन से देखिएगा तब। आजकल के बच्चों को मैं बता रहा हूं, आजकल के बच्चों के लिए मोबाइल पर वीडियो देखने के बहाने कुछ ऐड आ जाता है, उसी में समा जाते हैं। और आजकल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मसाला चाहिए। तो मसाला जो आप खोजते हैं ना, गाना वाला, कि गाना गा कर पढ़ाना, तो आपको आगे चल कर के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सीरियस पढ़ेंगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। अरे दिमाग को आप बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हैंग हो जाएगा, अजीब बात है। हम लोग जो है सीरियसली पढ़ाते हैं, आप लोग सीरियसली समझिए। हमें जहाँ तक है कि हम 100% जितना होगा उतना देंगे। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, हम जो है पूरा लगातार वीडियो बनाएंगे। और मेरा एक ही उद्देश्य अब हो गया है कि 9th से लेकर के 12वां तक पूर्णतः वीडियो बनाना, सभी सब्जेक्ट का, धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाना। मेरा व्यू वीडियो पर आए या ना आए, लेकिन उम्मीद है आज नहीं तो कल टाइम आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक पर। ये हो गया -Q और ये हो गया +Q। हमारे पास सवाल ये है कि यहां पर ज्ञात करना। ये इसका बिंदु हो गया, और ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति, और ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति। तो हमें इन दोनों ही अक्ष पर E का मान नहीं बताना है, नहीं तो हम फटाफट बता देते। E का मान यहाँ अगर पूछता तो यहाँ से दूरी दिया रहता, निकाल के जल्दी से बता देते, यहाँ पर ही बता देते। यहाँ से दूरी 12 होता है, अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर बताना है कि E का मान एक बिंदु P है, यहाँ पर बताना है कितना होगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और ये बिंदु O है। ठीक है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से केंद्र से पहले दूरी लिया जाएगा, और वह दूरी जो है वह हम दूरी ले लेते हैं R।
और ये झुका हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कितना डिग्री? तो ये P है, P और R इन दोनों के बीच में झुका हुआ है थीटा, ठीक है। तो ये R जो है इतना दूरी पर हमको क्या बताना है? तो E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी ये R है तो P की दिशा इधर है, हमको उस दिशा में लेके चलना है। इसका दो कंपोनेंट लेते हैं। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के लिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा -q से +q की ओर है, तो इधर कितना होगा इसकी दिशा? जिधर जाना है हमको उधर कितना होगा? तो ये हो जाएगा P cos थीटा। पता है ऐसे है, ऐसे ये P है ये थीटा है, तो इधर हो जाएगा P cos थीटा। बात आया समझ में? लेकिन हमको इधर अब थीटा दे दिया है तो हमको इधर 90 डिग्री पकड़ना है, तो ये हो जाएगा P sin थीटा। तो पता है इधर एक कंपोनेंट निकलेगा और वह हो जाएगा P sin थीटा। हम मान लेते हैं इसको x अक्ष और इसको मान लेते हैं y अक्ष, ऐसे करके इधर इसको ऐसे है इधर भी किया जा सकता है। ये हो गया P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा। हमको इसके वजह से अगर इसको x माने हैं तो इधर जो होगा E का मान वह E हो जाएगा इसके वजह से x की दिशा में इधर, और E हो गया E1 मान लेते हैं प्लस के वजह से, इसके वजह से हो जाएगा इधर, किसके वजह से? माइनस के वजह से। लंबवत होता है, देखो एगो इधर होगा तो एगो इधर होगा, तो ये हो गया E2 और ये मान लेते हैं D और ये मान लेते हैं C, ठीक है। तो इन दोनों देखो प्लस के कारण E का मान इधर होगा, कहेंगे कि सर कैसे होगा? तो ये देखो x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, तो x अक्ष की इधर प्लस के कारण जो होगा यहाँ से अगर मिलान करते हैं तो देखेंगे कि इधर जाएगा, तो cos थीटा के रूप में लिए हैं तो इधर हो गया P cos थीटा इतना, ठीक है। हम यहाँ थीटा ले रखे हैं तो यहाँ से तो नहीं लेना है, अब यहाँ से लिए हैं तो इस x अक्ष इसको मान लेते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री पर y अक्ष होगा, और इधर y अक्ष में जो दिशा है माने उल्टा है, लेकिन अगर देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर कितना होगा y अक्ष में तो P sin थीटा होगा, x अक्ष में कितना होगा तो P cos थीटा होगा। हमको x E का मान पता है, E का मान कितना होता है अक्षीय स्थिति में? तो E बराबर होता है 2P बटा में 4 पाई E0 R³ आया था। अगर ये लघु है L का मान बहुत छोटा होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी को L कहते हैं, यहाँ से भी L कहते हैं, तो ये स्मॉल l रहेगा तो L निकाल देते हैं तो R³ आता है। अब देख रहे थे कि वह सीधा सीधा अक्षीय स्थिति पर जब P था तब आया था। अभी P का जो मान है अक्षीय इसको मान लेते हैं, निरक्षीय इसको माने हैं, तो अक्षीय इसको माने हैं तो P जो है अब सिंपल ऐसे था तो P की जगह पर P था, अब ये अक्षीय नहीं है, अक्षीय ये वाला हो गया है जिस लाइन पर निकालना है, तो ये P cos थीटा, तो यहाँ पर P ना रहेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा P cos थीटा। E1 का मान हो गया, E2 का मान कितना हो जाएगा? तो E2 का मान हो जाएगा P बटा में 4 पाई E0 R³ होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा P sin थीटा हो गया, E2 का मान हो गया। इन दोनों के वजह से यहाँ पर एक जा रहा है प्लस धन आवेश के कारण इधर, ऋण आवेश के कारण इधर जाएगा। ये कहेंगे सर यहाँ इधर कैसे कैसे हो रहा है, ये तो इधर बुलाएगा, इधर कैसे चल गया? अरे भाई ये P के कारण देखना है, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह पहले ऐसे होता था, अभी इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे, या थीटा है तो इसको कर लेंगे कि x की दिशा में इतना तो है, y की दिशा में तो ये वाला इधर हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर P sin थीटा है और इधर इतना है। अगर इसको x माने हैं तो x में हम लोग पहले ये वाला ज्ञात कर चुके हैं, x में खाली P आ रहा था, अब की बार x में cos थीटा आ रहा है, अब की बार y में sin थीटा आ रहा है, तो P के साथ अब की बार sin थीटा लिखेंगे, और x में आ रहा है उसको P के साथ cos थीटा। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और ये हो गया निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति दोनों हो गया। अब हमें यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके ऐसे निकलता है, दोनों के बीच से निकलता है, ये हो गया हमारा फाइनल E। अच्छा इसमें हिंदी क्या लिखना है? तो हिंदी तो अपने आप से लिखने का प्रयास करें, हम बता देते हैं कि माना कि एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी तथा थीटा कोण पर, R दूरी तथा थीटा कोण है, P से लेना है थीटा, थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिसे हम जहां हमें E का मान ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया कुल इन दोनों के मिलाने से जो एक बनेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर एक ही ना होता है, हाँ?
तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इन दोनों को मिला करके देखेंगे, एक उधर ढकेलेगा एक इधर ढकेलेगा, तो पता है दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि बीच से उठ के जाएगा, ऊपर जाएगा तो पता चलेगा कि एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, ऐसे करके होता है। इसके सापेक्ष यहाँ से देखेंगे तो हमें रिजल्ट ये आता है कि पी बिंदु पर अब यहाँ से आ जाना है, इतना लिखने के बाद पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अच्छा देखिए ये कोण जो था, ये कोण यहाँ से कुछ फाई पर निकलता होगा, ये जो थीटा पर गया है इसे ये भी कोण कुछ बनाता होगा, तो इसको कहते हैं दिशा। E की दिशा किधर, तो फाई पर, फाई का मान हम लोग निकालेंगे, पहले E का मान निकालते हैं। तो E बराबर क्या होता है E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, E1 E2, क्योंकि पता है इसको यहाँ देखो लिखते हैं, एक हो गया E1 इधर मान लेते हैं, E2 है इधर, दोनों के बीच में से कहें ऐसे निकलने के लिए, दोनों के बीच में से ऐसे कह रहे हैं कि निकलेगा, तो जो E2 यहाँ है उसको यहाँ रख सकते हैं, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो E वाला E2 था तो कोण बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 के होल स्क्वायर। तो उसकी दिशा में E का मान कितना हो गया, इधर और दोनों को मिला करके तो कर्ण हो गया, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हैं E1 का मान कितना दे रखा है, E1 का मान इतना है 2p cos थीटा बटा में 4 पाई E0 r क्यू का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा p साइन थीटा बटा में 4 पाई E0 r क्यू का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर कहने का मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है, सब तो स्क्वायर में है, तो इसमें से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E बराबर अंडर रूट, कॉमन इसमें से निकल जाएगा, p कॉमन निकलेगा तो p स्क्वायर बटा में 4 पाई E0, इसका भी स्क्वायर है, इसमें भी इसका भी स्क्वायर है, आर क्यूब तीनों में है, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई E0 आर क्यूब का होल स्क्वायर, इन दोनों में है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेंगे, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे बाहर, ये स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा p बटा 4 पाई E0 आर क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम हटाएंगे, इसको लिख लेंगे, फिर देखते हैं आगे। यहां से देखेंगे तो E बराबर आ गया p बटा 4 पाई E0 आर क्यू, और यहाँ पर देखेंगे रूट में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 cos स्क्वायर थीटा है तो इसके साथ कंबाइन करते हैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पता है कि इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर E का मान आ गया p बटा 4 पाई E0 आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट ये हो गया कि द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर E का मान कितना होता है जब वह थीटा कोण पर झुके, जो जिस बिंदु पर निकालना है वह केंद्र से थीटा कोण पर हो और उससे केंद्र से r दूरी पर हो, तो हम लोग E का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जहां तक फाई का मान निकालना है, वह फाई मतलब कोण मतलब दिशा, ये किस दिशा में जाएगा, यानी कि जो फाइनल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी, तो हम लोग फाई का मान निकाल सकते हैं और वह ऐसे निकालेंगे tan फाई बराबर ये थीटा है और ये फाई है, तो tan थीटा बराबर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, ये E2 यहाँ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2, इधर E2 है तो यहाँ भी चल जाएगा, तो tan फाई बराबर होता है लंब बटा धार, ये E2 हो जाएगा, E2 बटा क्या हो जाएगा E2 बटा में E1 का मान कितना है तो निकाले हुए हैं पहले। E2 बराबर, चलो हटा दिए यहाँ से, तो E2 का मान यहाँ पर था ना, y की दिशा में था, तो इतना आया था 1/4 पाई E0 p बटा आर क्यू था, और E1 का मान कितना था, तो E1 x की दिशा में था अक्षीय वाला, तो उसका मान इतना आया था 1/4 पाई E0 आर क्यू, और ऊपर था 2p था, और इसके साथ था साइन और साइन थीटा, और इसके साथ था cos थीटा।
तो बाकी सब कट जाएगा। देखते हैं 4/3 से ये वाला भी कट जाएगा और p से p कट जाएगा, बचेगा क्या? तो साइन थीटा cos थीटा, ऊपर एक बचा है नीचे 2 बचा है। तो देखेंगे कि tan फाई बराबर इतना आया है, tan फाई बराबर कितना? tan थीटा 1/2, और यहाँ पर इसको कर देते हैं, हो गया है। तो फाई यहाँ पर है ना, तो tan को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, और ये हो गया दिशा। किसकी दिशा हो गया? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी कि E जो है यहाँ पर किस दिशा में जाएगा? तो फाई बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा होता है। तो आज के लिए हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो टॉपिक था वह सब के सब क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।